Hello, good morning, everyone. As you all know that we have completed chapter number 5, Indian foreign trade or India's foreign trade. Uh, Now the second topic is economic reform since 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आपकी काफ़ी क्वेरीज थी उस चैप्टर की जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे पूछ ली थी और वो सॉल्व हो चुकी हैं। और काफ़ी बच्चों ने पूछा था मुझे कल कल तक भी पूछा है और जब फाइनली सबकी क्वेरीज कंप्लीट हो गई हैं तो अब हम न्यू चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 हमने देखा कि जो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड था या जो इसमें हमने देखा था कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा भरोसा किया था और पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड थी गवर्नमेंट। लेकिन उसके हमने काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स देखे और 1990s में आके रियलाइज़ हुआ कि हमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है। उसके बाद ही 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। So, meaning of economic reforms and new economic policy. Economic reforms refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो किस लिए होते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सीलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी पॉलिसीज होती हैं उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। In 1991, the Government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 90s. तो 1991 में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1991 में उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस टाइम पे उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए क्योंकि उस टाइम पे इंडिया बहुत एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा था। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें एक न्यू पॉलिसी की ज़रूरत थी। तो ये 1991 में पॉलिसी आई थी, इसलिए इसको हम कई बार इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 भी कहते हैं। दिस रिफॉर्म्स नेम टू बी नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज NEP। थ्री ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ NEP। तो इसमें तीन चीज़ें थी, इसको हम कई बार LPG भी कहते हैं, LPNG। ठीक है, LPG पॉलिसी भी कहते हैं। LPG मीन्स, L मीन्स लिबरलाइजेशन, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन L in place of licenses L for the industries and trade. Second, P, the policy of privatization, and third is G, which is globalization. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में तीन मेन मेजर चेंज हुए थे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन को P, ग्लोबलाइजेशन को G और लिबरलाइजेशन को L। तो तीनों क्या हो गया? LPG। ठीक है, ये LPG गैस सिलेंडर वाला नहीं है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये 1990s में चेंज किया था क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी थी उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट थे। ओके, देन इसके बाद फिर है नीड फॉर NEP और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी इसकी? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है कि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट थे। तो उन नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने के लिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी। ठीक है, और क्या क्या रीज़न थे? क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी लॉस हो रहा था, टेक्नोलॉजीज़ बहुत कम हो गई थी क्योंकि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी। हम बस इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको ही प्रमोट कर रहे थे, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था, हम टेक्नोलॉजी में फेल हो गए थे। ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो इन सब से बचने के लिए या इनको ठीक करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसलिए उसकी नीड थी। तो क्या क्या रीज़न थे? फर्स्ट इज़ हाई फिजिकल डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट को फिजिकल घाटा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज़्यादा उसके एक्सपेंडिचर हो गए थे। हाई फिजिकल डेफिसिट इज़ बैड बिकॉज इट इंडिकेट्स पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। और इसका ज़्यादा होना क्या दिखाता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी है? पुअर है। ठीक है, सेकंड, इट triggers inflation which hinders the process of growth. It
triggers inflation which hinders the process of growth. इसका मतलब ये है कि फिजिकल डेफिसिट्स के होने की वजह से इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, और उससे क्या होता है, उससे जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो भी रुकता है। थर्ड, इट लोअर्स फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक। देखो, अगर हमें कंटिन्यू फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो इससे जो वर्ल्ड बैंक या बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हमारा जो फेथ है वो भी डूबता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि पता है कि इस देश को तो घाटा ही हो रहा है। तो इसलिए हमें वहाँ से प्रॉब्लम भी होती है फिर लोन मिलने में या बाकी चीज़ों में। इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और ये भी होता है कि ये जो इकोनॉमी है इसके जो गवर्नमेंट है वो मैनेज नहीं कर पा रही, इसलिए घाटा हो रहा है। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट वाज एस्टिमेटेड टू बी 5.4% ऑफ जीडीपी in 1981 to 82, and it shot up it shot up to 8.4% of GDP in 1990 to 1991. It almost led to a debt trap before the government. यानी कि आप देख सकते हो कि जो पहले 5.4% ऑफ जीडीपी था डेफिसिट, वो बढ़कर कितना हो गया था 8.4%। तो इसमें गवर्नमेंट किस में आ गई थी, डेप ट्रैप। डेप ट्रैप क्या होता है, ये लोन का एक जाल होता है जिसमें गवर्नमेंट फंस जाती है। यानी कि उसने एक लोन लिया, उसको पूरा नहीं कर पाई, तो उस लोन की पेमेंट करने के लिए, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए उसने दूसरा लोन लिया, फिर उन दोनों की करने के लिए तीसरा लोन लिया, तो ये ऐसे एक ट्रैप बन जाता है जिसमें फंसती चली जाती है। सेकेंड इज बीओपी क्राइसिस। बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, एक कंट्री से अनदर कंट्री में जो भी उसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं, ये डेफिसिट का मतलब, ये क्राइसिस का मतलब ये हो गया कि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट कम है। यानी यहाँ से पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, बाहर की करेंसी इंडिया में नहीं आ रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को चूज़ करना पड़ा। बीओपी क्राइसिस रिलेट टू बीओपी डेफिसिट। The difference between total receipt and total payment of the country on account of its economic transaction with the rest of the world। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विश्व के साथ जो भी, पूरे वर्ल्ड के साथ जो भी गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन है, पेमेंट एंड रिसिप्ट, तो इसमें डेफिसिट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की पेमेंट ज़्यादा होती है और रिसिप्ट कम होते हैं। तो इसको हम बीओपी क्राइसिस बोलते हैं। By the end of 1990, our BOP account revealed that first CAD, current account deficit, was mounting up, यानी ये बढ़ रहा था, एंड बोरोइंग वर कंस्टेंटली हाई, और जो बोरोइंग से जो उधार था वो भी बढ़ रहा था। कहने का मतलब है ये भी, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें हो रही थी। 1990 to 81 CD was as high as 2214 crore, and in 1991 it shot up to 17,367 crore. Borrowing from rest of the world, which were 12% of GDP in 1980-81, showed up to 23% of GDP in 1991। तो यहाँ पे देखो कि कितना जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा था टाइम के साथ। तो उस टाइम पे ज़रूरी था, जो 12% था वो बढ़कर कितना हो गया, 23% हो गया था जीडीपी का। तो इसलिए एक हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी ताकि हम इसको और आगे अच्छा कर पाएँ। थर्ड, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज से बाहर का जो पैसा था वो भी गिरता जा रहा था। In 1990-1991, India's foreign exchange reserves fell to such a low level that these were not enough to pay for an import bill of even 10 days। यानी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व इतना ज़्यादा कम हो गया था, इतना ज़्यादा कम हो गया था कि हम सिर्फ 10 दिन का ही बाहर कुछ इंपोर्ट कर सकते थे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन उस टाइम पे हो चुकी थी। फॉरेक्स रिजर्व दैट वर 8,151 crore in 1967 declined sharply to 6,252 crore in 1990. The situation became so grave serious that the government had to mortgage the country's gold reserve with the World Bank to discharge its debt obligations। तो देखो ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इतना 10 दिन का ही हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे, बस ये सिचुएशन हो गई थी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को अपना जो गोल्ड था उसको गिरवी रखना पड़ा था वर्ल्ड बैंक के पास में। ठीक है, तो ये वो पॉइंट थे जिनकी वजह से हमें ज़रूरत थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। ठीक है, नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ठीक है, राइज इन प्राइस। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस राइज इन प्राइस। ओके,
period to 1991, despite good monsoon for 3 consecutive years, there was inflationary spiral in the country. Inflation was triggered by a rapid increase in money supply owing to borrowings by the government to cope with fiscal deficit. Because of inflation, economic crisis deepened from bad to worse. The need for NEP was further strengthened. यानी कि फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बताया कंटिन्यू राइज इन प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट. देन 6 पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs. PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, अच्छी नहीं थी, उसमें काफ़ी करप्शन था और गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था. तो इसके लिए भी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी. और आप देखोगे कि जो प्राइवेटाइजेशन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो इसीलिए था क्योंकि गवर्नमेंट के जो खुद के जो गवर्नमेंट के PSUs थे, अंडरटेकिंग थी, उनको काफ़ी लॉस हो रहा था. इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको क्यों ना प्राइवेटाइज कर दिया जाए. ठीक है. और क्योंकि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी तो उसमें भी गवर्नमेंट को लॉस हुआ. कैसे लॉस हुआ? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई, हम पिछड़ गए इंटरनेशनल मार्केट में. तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहता है, लिबरल होगी गवर्नमेंट, लिबरलाइजेशन हो गया, लाइसेंस से ऑलमोस्ट लाइसेंस ख़त्म कर दिया कुछ चीज़ों को छोड़कर. और थर्ड था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यहाँ से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी खरीद बेच सकते हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर. तो ये सब तभी किया 1991 में, जब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अब वो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं. अब उनके पास राशन भी 10 दिन का ही बचा है बाहर से इंपोर्ट करने का. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी. Several thousand crores of rupees were invested in the growth and development of PSUs in India, but most of these turned out to be breeding centers of corruption. It led to huge losses. NEP was needed to resolve this trend. Briefly, NEP was needed to put the economy on the fast track of growth, which was caught in the low level of equilibrium trap. तो देखो NEP क्यों जरूरत थी, मैंने आपको बताया. देखो मेजर जो प्रॉब्लम थी वो तीन थी. फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि जो गवर्नमेंट के PSUs थे, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी, उनमें काफ़ी लॉस हो रहा था और ज़्यादातर गवर्नमेंट की थी. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन मीन्स P. और उन्होंने लिबरल होगी गवर्नमेंट, पहले लाइसेंस देना पड़ता था प्राइवेट को आने के लिए, अब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन कर दिया. तो ये हो गया L. ठीक है, LP. और थर्ड इज G, ग्लोबलाइजेशन. गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ से आप बाहर कुछ चीज़ों को छोड़कर, लाइक जो रिस्ट्रिक्ट चीज़ें हैं उनको छोड़कर, जैसे कि ड्रग या फिर अल्कोहल या और किसी को रिस्ट्रिक्ट करके बाकी चीज़ों का आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो. तो ये था ग्लोबलाइजेशन. तो तीन चीज़ें की थी मेन LPG में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इसी को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम से जानते हैं. देन एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो जो कि मैं अभी आपको बताया मैंने, एलिमेंट में तीन चीज़ें हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ NEP. ठीक है. तो अभी तक हमने जो देखा है, अभी तक जो हमने, देखो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको मैं एक साथ आपको सारा नहीं बताऊंगा. आज मैंने बस आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो हमारे पास इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, इनवर्ड लुकिंग जो स्ट्रैटेजी थी, उसमें काफ़ी हमें उसके बैड इफ़ेक्ट्स पड़े. ठीक है. बैड इफ़ेक्ट्स का मतलब कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, करप्शन ज़्यादा हो गया, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो गए, फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक न्यू रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी. ठीक है. क्योंकि क्या था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1956 की जो हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी थी, इसमें गवर्नमेंट को लगा कि हम ज़्यादातर भरोसा किस पे करें. तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा भरोसा किया अपने खुद के ऊपर. तो गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो पब्लिक सेक्टर में रखी. ठीक है. और प्राइवेट के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्राइवेट के ऊपर काफ़ी लाइसेंस लगा दिए. बट उसका नतीजा ये हुआ 1990s में आके कि गवर्नमेंट के PSUs में करप्शन बहुत ज़्यादा था, काम कुछ हो नहीं पाता था. और जो प्राइवेट प्राइवेट को तो लाइसेंस था नहीं. ठीक है. तो इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को. तो इसकी वजह से एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की. ठीक है. उन्होंने क्या किया कि जब गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया. प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पा रहे थे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन कर दिया कि लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है कुछ को छोड़कर. और क्योंकि हमने पहले बाहर से हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया हुआ था कि बाहर से कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि उससे हमारी ये जो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको लॉस होता है, वो कंपटीशन में हार जाती हैं. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन कर दिया कि अब आप बाहर से कुछ भी यहाँ पर बेच सकते हो, खरीद सकते हो. ये सब इसलिए किया क्योंकि इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी. उनके पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 10 डेज़ का बचा था जो बाहर से कुछ को इम्पोर्ट कर सकते थे.
ठीक है? तो अभी जो हमने पढ़ा वो हमने ये देखा है कि पहले की सिचुएशन क्या थी, कितनी प्रॉब्लम्स थी और उनको ठीक करने के लिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आए और उसमें मेनली 3 चीज़ें थी लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन। ठीक है? अब ये होते क्या-क्या हैं इनको हम एक-एक को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको अभी यहीं रख रहा हूँ और ध्यान से इसको पढ़ लो और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है? बाकी आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान रखें आज का ये जो इसको आपको अच्छे से नोट करना है, आपके पास बुक्स सबके पास होंगी, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ये मैं आपको गूगल क्लासरूम पे भी अवेलेबल करा दूंगा। और अगर ऐसा कोई भी डाउट होगा, क्योंकि मैं पहले लाइव क्लास लेता था लेकिन कुछ बच्चों को लाइव आने में प्रॉब्लम थी, नेटवर्क का इशू था, तो इसलिए मैंने क्या किया वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ताकि आप इसको वीडियो को कभी भी देख सकते हो। ठीक है? तो होमवर्क आपका ये है कि आप इन पॉइंट्स को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्यों ज़रूरत थी, वाई वी नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। बाकी आप ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए।